रिटर्न में आपने एमसीक्यूज़ के लेवल पे चीज़ें देखनी है वन पेपर के हिसाब से। फिर ये है कि पीएमएस और सीएसएस के जो साइकोलॉजी कंटेंट्स हैं, मैंने वहाँ से तैयारी स्टार्ट की थी। बुक्स हैं डिफरेंट, जैसा कि मैंने जो तैयारी की थी वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की किताब थी मार्था लेली की, और जो पर्सनैलिटी थेरीज़ हैं, डेवलपमेंट की थेरीज़ हैं, उसमें से तो सवाल कंपल्सरी हैं। अच्छा सर, एक बात ये भी होती है कि बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं कि जी कोई एक किताब बता दें, कोई एक बुक बता दें जिसको हम पढ़ें और हम पीपीएससी को टॉप कर जाएं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि आप एक ही किताब से तैयारी कर लें। तो ये बात करने का मकसद ये है कि ये चीज़ क्लियर करना है कि आप किसी एक चीज़ को लेके या एक सब्जेक्ट को या एक पार्ट को लेके नहीं कह सकते कि यही आएगा। हो सकता है कि हम आपको सोशल साइकोलॉजी बोले, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछला पेपर सोशल साइकोलॉजी ज़्यादा था, लेकिन अगली दफ़ा उसमें अब नॉर्मल साइकोलॉजी ज़्यादा आई पड़ी। तो कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, आपको सारे सब्जेक्ट्स ही इक्वली करने पड़ते हैं। ठीक, तो खैर हमारा भी इंटरव्यू का टाइम आया तो मैंने रूम में दाखिल इजाज़त ली, उन्होंने कहा जी आ जाएं। तो देन उन्होंने सवाल किया व्हाट यू थिंक दैट हु इज़ अ हेल्दी पर्सन इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने मूव कर दिया था जो पीपीएससी के मेंबर थे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, उनके लेफ्ट साइड पे बैठे थे प्रोफेसर साहब, तो उनकी तरफ उन्होंने मूव कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज मैं आया हूं गवर्नमेंट इस्लामी ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर में। जैसा कि आपको पता है कि हम पीपीएससी की प्रिपरेशन, पीपीएससी का जो टेस्ट है साइकोलॉजी का, लेक्चरार के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, उस पर काम करते रहते हैं। तो आज इसी हवाले से मैं गवर्नमेंट इस्लामी ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर में आया हूँ दानिश साहब के पास, जो कि लेक्चरार हैं साइकोलॉजी के। पहले तो हम इनसे ये जानेंगे कि इनका जो पीपीएससी का लेक्चरार के लिए जो इंटरव्यू हुआ था वो किस तरह से हुआ है, क्या क्या क्वेश्चंस हुए वो पूछेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन किस तरह से की जा सकती है। तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत। अच्छा सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें, आपकी क्वालिफ़िकेशन, कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है और क्या क्या डिग्रीज़ हैं आपके पास। उसके बाद फिर हम इंटरव्यू की तरफ आते हैं। ठीक है, नाम तो आपने बता दिया, दानिश इकबाल। बीएस ऑनर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी की थी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं एडवांस डिप्लोमा कर रहा था क्लिनिकल साइकोलॉजी में, सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही। तो उस दौरान ही मेरा जो है वो सिलेक्शन हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एज ए लेक्चर साइकोलॉजी। पहले मैं जो है वो अटक में काम कर रहा था, और उसके बाद मेरी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई, तो अब मैं लाहौर आ गया हूँ और सिविल लाइंस कॉलेज में एज ए लेक्चर साइकोलॉजी काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपने जो क्वालिफ़िकेशन बताई है, आपने कोई ये नहीं बताया कि आपने एमफिल कर रखा था, पीएचडी कर रहे थे, उसके बाद आपकी जाके सिलेक्शन हुई है। बहुत सारे बच्चों का जो टेस्ट देने की कोशिश करते हैं या जो तैयारी करते हैं, जिन्होंने सोचा होता है कि हमने करना है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमारा एमफिल क्लियर होगा, उसके बाद या हम पीएचडी कर रहे होंगे या हमारे पास एक्सपीरियंस होगा तो ही सिलेक्शन होगी, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो सकती। इसके हवाले से थोड़ा सा बच्चों को ज़रा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। देखिए जी, जितने भी हमारे बैच के लोग थे, मैक्सिमम लोग या तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के थे या फिर उन्होंने एमफिल किया हुआ था। लेकिन जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीपीएससी का वो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसी के ऊपर ही सब ने अप्लाई किया। उसके अलावा तो फॉर्म में शायद इंफॉर्मेशन भी नहीं जाती है आपकी एमफिल की, आपको पता ही होगा। जी जी, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम इंटरव्यू तक पहुँचे या हमने रिटन क्लियर किया, उस वक्त भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने एमफिल भी किया हुआ था, पीएचडी के स्कॉलर्स भी थे उसमें, हमारी तरह जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले भी थे। तो बहुत से लोग जो पीएचडी स्कॉलर्स थे या एमफिल के थे, उनमें से काफ़ी लोग टेस्ट भी नहीं क्लियर कर सके, ठीक है। तो इसका ताल्लुक जो है प्रिपरेशन के साथ है आपकी। ये नहीं है कि आपने शायद एमफिल किया है तो वो आपको कोई इसमें बेनिफिट दे देंगे कोई शायद, या आपके पास एमफिल के बाद ही नॉलेज आता है। हाँ, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तैयारी खुद करनी है और उस तैयारी से आपके हार्ड वर्क से ही सारी चीज़ें ठीक हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, 18 साल है या फिर 20 साल है, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। ऐसा भी होता है ना कि बहुत दफ़ा जो लोगों का कंसेप्ट बना है कि हमारे पास एमफिल या पीएचडी होगी तो सिलेक्शन होगी। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके जो पीएचडी कर रहे होंगे या की होगी वो भी रह जाते हैं। हाँ, तो ये डिग्री मैटर नहीं करती, बस वो क्राइटेरिया जो है 16 ईयर एजुकेशन वो होना ज़रूरी है। हाँ जी, क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद जो है आपने पीपीएससी के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन के ही इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप
कि पीएचडी भी है और अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा सर, अब आप ये बताएं कि आपकी जो सारी रोदात थी कि इंटरव्यू वाले जो रूम में दाखिल होने से लेके वहाँ से निकलने तक आपके साथ क्या कुछ हुआ, वहाँ पर सेटिंग क्या थी, क्वेश्चन क्या पूछे, आंसर किस तरह से किया, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें ज़रा डिटेल में बता। अच्छा, शुरू में तो सुबह-सुबह ही वो सबको बुला लेते हैं, ठीक है, तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था। उसमें पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखे जाते हैं, उसके बाद आपको बिठा दिया जाता है कि आप इंतज़ार करें, जब आपकी इंटरव्यू की बारी आएगी तो आपको बुला लिया जाएगा। अब मेरा इंटरव्यू काफ़ी देर से था क्योंकि उससे पहले काफ़ी लोग आ जा रहे थे, तो उसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो कि जब बाहर आते हैं तो वो आपको थंब अप करते हैं कि जी बहुत अच्छा मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हो हो गया। जाए, मैंने तो कमाल कर दिया है आज। हाँ। तो उससे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन भी होती है उस वक़्त कि पता नहीं अब मेरा इंटरव्यू कैसे होता है, इसका तो बहुत ही अच्छा हो इसका गया अच्छा है। हो गया, मेरा तरीका हाँ, बनेगा। ठीक। तो ख़ैर हमारा भी इंटरव्यू का टाइम आया तो मैंने रूम में दाखिल हो इजाज़त ली, उन्होंने कहा जी आ जाएँ। तो साइड पे जो है वो बैठे थे, इस तरफ जो है वो 3 पैनलिस्ट थे, उसमें से एक पीपीएससी के मेंबर हैं और 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे। और मुझे उन्होंने बैठने को कहा, मैं बैठ गया। थीसिस मैंने सामने टेबल पे अपने रख दिया था, टेबल थी। बहरहाल अगर टेबल ना भी हो तो आप अपने पास भी रख सकते हैं, ठीक है? ठीक। तो पीपीएससी के मेंबर ने मुझसे पूछा कि दानिश इकबाल, मैंने कहा यस सर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं आजकल? तो मैंने बता दिया कि आई एम डूइंग एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो देन उन्होंने सवाल किया व्हाट यू थिंक दैट हू इज़ अ हेल्दी पर्सन इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि आई थिंक दैट a rational person is considered to be a healthy person in psychology। ठीक। तो नेक्स्ट सवाल है उसी में से उन्होंने निकाला कि सो व्हाट इज़ रैशनैलिटी, ठीक है? तो उसका मैंने यही जवाब दिया कि आई थिंक समथिंग दैट हेल्प्स अस अचीव अवर गोल्स दैट इज़ रैशनैलिटी। तो उससे आगे उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और उन्होंने मूव कर दिया था जो दूसरे पीपीएससी के मेंबर थे। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, उनके लेफ्ट साइड पे बैठे थे प्रोफेसर साहब, तो उनकी तरफ उन्होंने मूव कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आई विल टेल यू 2 टर्म्स एंड यू हैव टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक। और पहली जो उन्होंने टर्म बताई वो थी जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंग्शियस एंड कॉशियस, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैंने उसमें सोचा और फिर मैंने रिस्पॉन्स किया कि जो एंग्शियस है उसका फ़ियरफुल रिस्पॉन्स होगा, जो कॉशियस है वो किसी भी खतरे से डेंजर से पहले कॉशन ले लेगा, ठीक है? देन साथ ही मैंने जो है वो उनसे रिक्वेस्ट कर दी कि सर कैन आई बी बायलिंगुअल? तो उन्होंने एक बार देखा, ऐसे मुस्कुराया और कहा यस यू कैन। ठीक। तो उसके बाद उन्होंने बिग 5 के बारे में पूछा कि व्हाट इज़ बिग 5? तो मैंने बताया कि बिग 5 में 5 डोमेन्स आती हैं, न्यूरोटिसिज्म है, एक्सट्रावर्जन है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। पाँचों बताने के बाद उन्हीं में से फिर उन्होंने सवाल स्टार्ट कर दिए कि एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्ट का क्या फ़र्क है, ठीक है? वो कोई मुश्किल बात नहीं था बताना, वो मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सेल्फ सेंटर्ड और नार्सिसिस्टिक में क्या फ़र्क है, ठीक है? और फिर उसी में से एक सवाल निकाला कि क्या जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है? नेक्स्ट जो है वो उन्होंने फिर सवाल किया कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या है? वो जो क्रिएटिव लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही मैंने ये बता दिया कि मैंने टेस्ट किया था नियो पीआई। तो नियो पीआई क्योंकि बेस्ड है बिग 5 के ऊपर, तो बिग 5 में जो ओपननेस का स्केल है उसके ऊपर मेरा बड़ा हाई आया था क्योंकि मैं पोएट्री वगैरह करता हूँ, ये क्रिएटिव चीज़ों में मुझे पसंद है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन उन्होंने किया था कि व्हाट इज़ एम्बिवेलेंट स्टाइल? तो एम्बिवेलेंट स्टाइल उस वक्त आता भी था बट ज़हन से निकल गया। तो इंस्टेड ऑफ बहुत ज़्यादा सोचने के मैंने उन्हें कहा कि सॉरी सर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट उन्होंने अगले जो प्रोफेसर साहब थे राइट साइड पे, उनकी तरफ मूव कर दिया। फिर उन्होंने पहला सवाल किया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? मैंने बताया कि ये असेसमेंट में, डायग्नोसिस में उनका रोल होता है और फिर ट्रीटमेंट करते हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं, टेल मी द रोल ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बिकॉज सर वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ये भी उनका काम होता है। कहते नहीं नहीं ये नहीं। तो मैंने उनको फिर कह दिया कि मैंने कहा सर आपका सवाल मुझे जो है वो समझ नहीं आ रहा कि आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई रिसर्च में भी इसका रोल होता है? तो मैंने कहा यस सर, क्लिनिकल रिसर्च हम करते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, कोरिलेशन
कोरिलेशनल स्टडीज़ भी होती हैं। तो कहते हैं अच्छा ओके ठीक है, टेल मी व्हाट आर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जैसे मैंने उन्हें कहा कि एज द नेम इंडिकेट्स, तो उन्होंने सवाल आगे से अगला हाँ। पूछ लिया। उनको शायद समझ आ गई, इसको पता है। हाँ। उन्होंने कहा कि जी आप बताएं कि सीपीआई के बारे में बता दें, कैलिफोर्निया पर्सनल इंक्रीमेंट। तो कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंटरी से, क्योंकि मेरा एक्सपोजर नहीं था, पढ़ी तो मैंने हुई थी बट मेरा एक्सपोजर नहीं था, मैंने उनको कहा कि सर मेरा एक्सपोजर नहीं है इसके बारे में। तो उन्होंने कहा चलो एमएमपीआई के बारे में बता दो। तो कहते कितने स्केल्स हैं उसमें, मैंने कहा सर 10 स्केल्स हैं। उनके नाम फिर पूछे और उसके बाद कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि इसके कोई और स्केल्स भी हैं इसके अलावा भी। तो मैंने बता दिया कि मैंने कहा सर वेलिटी की स्केल्स भी हैं इसमें, एफ स्केल है, के स्केल है, उसमें हम देखते हैं कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, उसके रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट है नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स बताएं। ठीक है, तो वो कोई 3-4 मुझे याद थे उस वक्त, तो मैंने बता दिया उनको। तो नेक्स्ट वो उन्होंने कहा कि आप क्लिनिकल के हैं तो आप बड़े स्ट्रेंज आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। तो मैंने को इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं बस मुस्कुराया ही था उसमें। तो नेक्स्ट लास्ट में उन्होंने सवाल किया कि पैसिव अग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बताएं। तो क्योंकि हमने DSM-5 पढ़ी हुई थी और DSM-5 में आपको पता ही है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्लस्टर्स हैं और पैसिव अग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोई भी नहीं है। तो आई वाज लाइक कि ऐसा तो कोई डिसऑर्डर मैंने नहीं पढ़ा। पैसिव अग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक टाइप है पर्सनैलिटी की, वो किताबों में मिलती है। फिर उस पर मैंने उनको सॉरी कह दिया था। फिर जो हमारे PPSC के मेंबर थे उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच बेटा, आप जा सकते। तो इतना इंटरव्यू था। दोनों मेंबर्स ने आपसे पूछा जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे? दोनों मेंबर्स। ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ थी कि उन्होंने जो आपने उनको पहला आंसर किया था वो हेल्दी पर्सन वाला, एक तो ये चीज़ है जो हमें नोट करनी चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर करते वक्त आपको बहुत मोहतात रहना है कि जो क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं उस आंसर में से भी क्वेश्चन उन्होंने पकड़ने हैं। बिल्कुल, जैसे आपको रैशनैलिटी पे उन्होंने पकड़ लिया कि रैशनैलिटी क्या होती है, फिर बिग 5 के अंदर से उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया आंसर के बाद। फिर तो बेसिकली आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो भी आपने आंसर करना है वो इस तरह से करना है कि वो जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं उसको आपने जस्टिफाई भी करना है अगर वो पूछ लेते हैं तो। इस तरह से आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। और इसके अलावा जैसा कि सर कह रहे हैं कि उन्होंने इनको उकसाने की कोशिश की कि आप बड़े स्ट्रेंज आंसर दे रहे हैं, तो ये आगे से कुछ बोल पड़ते तो शायद इसी बात पे वो लेके चल पड़ते। तो आपने जस्ट मुस्कुराने पे इक्तफा किया। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि पूरा स्ट्रेटजी के साथ आप इसको हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ज़्यादा वो बनने की ज़रूरत नहीं है, हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ आता बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको पता होता है। नो डाउट। जब आप रूम में एंटर होते हैं तभी वो जज कर लेते हैं कि और उसके बाद आपने एक आंसर पे सॉरी भी किया है, पैसिव अग्रेसिव। दो आंसर्स पे बल्कि सॉरी किया। तो अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप सॉरी कर सकते हैं, इसमें इशू तो कोई नहीं है ना। बिल्कुल। बच्चे बहुत दफ़ा इस चीज़ की स्ट्रेस ले जाते हैं कि जी मैंने वो सॉरी कर लिया था, पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ थी कि इन्होंने स्टार्ट में एक तो क्वेश्चन के आंसर करने के बाद इन्होंने उनसे इजाज़त ले ली थी कि क्या ये बाइलिंगुअल हो सकते हैं, यानी कि ये उर्दू और इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं या उर्दू में या इंग्लिश में मिक्स करके आंसर कर सकते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में एक अच्छी आपने चीज़ वहाँ पर की कि सारी इंग्लिश बोलने की बजाय हो सकता है कि आप कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने उनसे इजाज़त ले लिया। एक जो कॉन्सेप्ट ये बड़ा बना हुआ है बच्चों का कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो सिलेक्शन नहीं हो सकती, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में? वैसे इंग्लिश है तो बहुत ज़रूरी, वो भी आपको यही कहते हैं कि आप इंग्लिश में ही बोल लें, बट मैं इसके लिए यही स्ट्रेटजी सोच के गया था कि जो PPSC का मेंबर होगा मेन, जो दरम्यान में बैठा होता है, उससे मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि मैं इंग्लिश में ही बात करूं। और उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछे थे मैंने उनका इंग्लिश में ही जवाब दिया। जब मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ मूव किया तब जो है वो मुझे जब अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि अब मैं इनसे कोई इजाज़त ले सकता हूँ, तो मैंने पूछ लिया कि कैन आई बी बायलिंगुअल। और बायलिंगुअल होने के बाद भी आई वाज ट्राइंग कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस के जवाब जो है वो इंग्लिश में ही दूँ। तो जहाँ पे मुझे थोड़ी मुश्किल होती थी वहाँ मैं उर्दू में चला जाता था। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि बाज़ औक़ात जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल 100% उर्दू में बात कर रहा होता है और वो टोक देते हैं आपको कि आप जी इंग्लिश में बात करें, 17 स्केल की जॉब है तो आप इसमें इंग्लिश ज़रूरी है। तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो के फिर इंग्लिश में ही सिर्फ बोलना स्टार्ट कर देते हैं और इंग्लिश में फिर गलतियाँ करते हैं। तो मेरे ख्याल में जब वो आपको कहें तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर कैन आई बी बायलिंगुअल,
तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो आपको इजाज़त दे देते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि वो इजाज़त ना दें। ठीक। ठीक है। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश को सीख लेते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी और बात है। इसमें कोई इतनी हाई लेवल की इंग्लिश भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप सिंपल सा आंसर तो कर सको उनको। शॉर्ट और आंसर। हाँ जी, और आपने आंसर वही करना होता है जो आपने पढ़ा होता है। इट मीन्स बस। कि आपके पास कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है और आपने उसकी 2-3 लाइनें बना के बताना होता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी चीज़ नहीं है कि सिर्फ़ ही इंग्लिश की वजह से हो सकता है, और ये भी चीज़ नहीं है कि इंग्लिश बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती होनी चाहिए, इतना आपने एजुकेशन हासिल की और 17 ग्रेड की आपकी जॉब है। तो सीएसएस लेवल की इंग्लिश ना हो, लेकिन बुनियादी और बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी हाँ चाहिए। जी। अच्छा सर, ये तो हो गया हमारा सारा इंटरव्यू का। इस इंटरव्यू के हवाले से 1-2 चीज़ें और मैं पूछ लेता हूँ कि और कौन-सी चीज़ें वहाँ पर आपने नोट की? जैसे कि आपने देखा होगा कि बॉडी लैंग्वेज उन्होंने कैसे वो देखते हैं, या कॉन्फिडेंस लेवल का, या कम्युनिकेशन स्किल्स का, इस तरह की कोई बात आपके माइंड में हो जो आपको लगता है कि ये मेरे ख्याल में तो यही है कि एक तो जब आप अच्छी तैयारी करके जाते हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आप में आ जाता है। और दूसरा ये है कि जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके जाते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, तो जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके जाएँगे तब भी मसाइल क्रिएट होंगे। हुँ। ठीक है? मैं तो एज़ अ नॉर्मल ही चीज़ों को लेके बैठा था वहाँ के ऊपर, कि कोई बात नहीं, अगर कोई एक्स्ट्रा काम आपसे हो भी जाता है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है उसमें। आप ह्यूमन एरर, जो इंसान है। अच्छा सर, ये तो हमारी बात हो गई इंटरव्यू के हवाले से। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन के हवाले से। हुँ, हुँ। एक तो आपने ये बताना है कि सबसे पहले तो टेस्ट की हवाले से आप बात करेंगे कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपने कैसे की थी, ये शेयर कर दें। हुँ। और इसके साथ ही आप ये भी बता दीजिएगा कि क्या इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग से करनी है हमने, या टेस्ट के साथ ही कर रहे होते हैं हम? ये हुँ। बताइएगा। अच्छा, ये इसमें 2 चीज़ें आ सकती हैं, या आप साथ कर लें या अलग से कर लें। बट जो रिटन की तैयारी है वो बहुत डिफरेंट है इंटरव्यू से। ठीक है? हुँ, रिटन में आपने एमसीक्यूज़ के लेवल पे चीज़ें देखनी है, 1 पेपर के हिसाब से। और जब आप जाते हैं इंटरव्यू में तो वहाँ पे आपने बोलना होता है, आपने थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी करना होता है चीज़ को। तो जो तैयारी थी इसकी साइकोलॉजी की, पहले तो आपकी बीएस की डिग्री पे ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, वो आपने कहाँ से की है। ठीक हुँ, है? अव्वल तो आपके शुरू से ही अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है टेस्ट के दौरान। फिर ये है कि पीएमएस और सीएसएस के जो साइकोलॉजी कंटेंट्स हैं, मैंने वहाँ से तैयारी स्टार्ट की थी। ठीक ठीक। है? उसकी वजह ये थी कि जो ज़्यादातर पेपर बनाने वाला है, तो वो या तो हायर एजुकेशन में से कोई प्रोफ़ेसर बना रहा होता है, या फिर कोई बहुत सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो बना रहा होता है, साइकोलॉजी से रिलेटेड बंदा जो होता है। तो वही पेपर जो है वो सीएसएस के और पीएमएस के पेपर भी वही लोग ज़्यादातर बना रहे होते हैं। ठीक। तो उनकी नो हाउ होती है कंटेंट्स के साथ, जो पीएमएस और सीएसएस के हैं। तो पीएमएस के कंटेंट्स अगर उठा के देखें, तो वहाँ पे हिस्ट्री से लेकर, पर्सनैलिटी थ्योरी से लेकर, डेवलपमेंट थ्योरी से लेकर, रिसर्च से, सोशल साइकोलॉजी, हर चीज़ उसके अंदर दी गई है कंटेंट्स के अंदर। तो तैयारी आप जब स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख़्याल में वो बहुत अच्छी कंटेंट आपको दी गई है, आप वहाँ से स्टार्ट करें। वहाँ से आप टॉपिक सबसे पहले अपने क्लियर करें, और उसके बाद आप जो है वो अपनी तैयारी की तरफ आएँ, जो चीज़ें रह जाती हैं। हुँ, ठीक है? उसमें बुक्स हैं डिफरेंट, जैसा कि मैंने जो जो तैयारी की थी वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की किताब थी, मार्था लैली की। ठीक है? उसने मार्था? लैली, ठीक ठीक है? है उसने मैम। डिफरेंट जो किताबें हैं उससे अडैप्ट किया हुआ है टेक्स्ट। ठीक है? हुँ, उसके अलावा थीम्स एंड वेरिएशंस, ये किताब है इंट्रो की। जो चीज़ वहाँ से मिस हो गई थी मैंने वहाँ से तैयारी की। ठीक है? देन रिसर्च की किताब है शॉगनेसी की। हाँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक। शॉगनेसी की किताब की आपने ग्लॉसरी, ठीक है, वहाँ से तैयार करनी है। और ग्लॉसरी में ऐसे नहीं कि आपने उसको रट लेना है अच्छी तरह से, रटें भी सही, ठीक है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स आपने जो है वो इंटरनेट से या आस-पास से जहाँ से भी आपको मिलता है वो आप देख लें। ठीक है? हुँ, उसके अलावा स्टैट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते, जो साइकोलॉजी से मिलते-जुलते स्टैट्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो आते हैं। आजकल जो पेपर हो रहे हैं उसमें ट्रेंड है कि ज़्यादातर जो है वो सोशल साइकोलॉजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है? हुँ, और जो पर्सनैलिटी थ्योरीज़ हैं, डेवलपमेंट की थ्योरीज़ हैं, उसमें से तो सवाल कंपल्सरी हैं। जो डीएसएम है यानी डिसऑर्डर्स हो गए, उसमें सवाल आते ही आते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स में से भी सवाल आएँगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक तरफ़ा पेपर होता है कंटेंट्स को लेके। तो ओवरऑल ही वो साइकोलॉजी को देख रहे होते हैं, कोई सिर्फ़ ये नहीं कि वो क्लिनिकल को देख रहे हैं
या ऑर्गेनाइजेशनल को देख रहे हैं या सोशल का देख रहे हैं, उन्होंने एक ओवरऑल पेपर बनाना होता है और वो हर तरह से वो कोशिश करते हैं कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, तो पीएमएस के आप जो या और सीएसएस के जो कंटेंट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करें। फिर आपने किताबें पढ़नी, आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी के पास चले जाएं और उसको कहें कि जी हमें नोट्स दे दो। नोट्स अगर आपने पढ़ने हैं तो आप अपने नोट्स बनाएं, किताब पढ़ें और उसके बाद आप अपने नोट्स बनाएं। चैप्टर 1 आपने मिसाल के तौर पे 3 चैप्टर या 4 चैप्टर दिन में रखे हैं तो 3-4 चैप्टर के आपने नोट्स बना लेने हैं छोटी छोटी, और एक चैप्टर के मेरे ख्याल में आप छोटे छोटे नोट्स बनाएं तो वो एक सफ़र पे ही आ जाते हैं। तो आखिरी दिन जब आप जाएंगे तो आप उसको रिवाइज कर लें, तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी है ये रिटर्न के लिए। ठीक है। अच्छा सर एक बात ये भी होती है कि बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं कि जी कोई एक किताब बता दें, कोई एक बुक बता दें जिसको हम पढ़ें और हम पीपीएससी को टॉप कर जाएं। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि एक बुक से तैयारी होती है या नहीं होती, कि आपको डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि आप एक ही किताब से तैयारी कर लें। किताबें मिलती हैं, एक किताब जो है वो भी मार्केट से मिलती है आपको डिफरेंट, पता ही है आपको मार्केट में जो किताबें घूम रही हैं। बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एक किताब पढ़ें। चलें आप रिटर्न क्लियर कर भी लेते हैं, फिर आप इंटरव्यू में पास जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे एक किताब लैक करती होती है किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी जगह पे। चाहे आप में अगर एबनॉर्मल साइकोलॉजी की किताब पढ़ ली, हाँ एबनॉर्मल साइकोलॉजी की किताब कॉमर की, वो भी बहुत, तो उसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। जो साइड इन्फॉर्मेशन कॉमर की बुक है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, उसकी साइड इन्फॉर्मेशन में से मैंने जो अब तक टेस्ट देखे हैं तो उसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक यानी कि आपका कहना है कि किसी एक बुक से तैयारी आप नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, मतलब नहीं, वो अच्छी तैयारी नहीं हाँ, ये वाली बात मैं कर रहा हूँ कि एक बुक अगर आप बोलें कि हम आपको बता दें कोई एक बुक, उसी में से हम बोलेंगे उसमें से टॉप कर जाएंगे आप। आपको बहुत दफा ऐसा होता है कि फर्ज कर लेते हैं कि लर्निंग का ही टॉपिक है, एक बुक जो हमने आपको रिकमेंड की है उसमें इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ या उसमें कुछ चीजें मिस है, तो वो आपको दूसरी बुक से जाके देखनी पड़ती है। इसी तरह से कुछ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बुक्स हैं, उसमें जो रिसर्च वाला चैप्टर ही नहीं है, तो आपको फिर रिसर्च वाली बुक जाके देखनी पड़ती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रिसर्च वाला जो चैप्टर होता है उसमें वो बहुत शॉर्ट सा लिखा होता है, तो आपको बाकायदा फिर रिसर्च की पूरी बुक देखनी पड़ती है जाके। तो कोई एक बुक नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कौन सी अच्छी लिखी हुई है, किस में डिटेल में लिखा है या किस में कम डिटेल में लिखा है, ये एक अलग चीज़ है। और दूसरी चीज़ सर ये भी है कि ये भी बताइएगा कि बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि हमें कोई एमसीक्यूज़ की एक बुक बता दें जो मार्केट में चल रही है, कौन सी बेहतर है, कौन सी लें, और क्या एमसीक्यूज़ की बुक सिर्फ पढ़ने से टेस्ट क्लियर हो सकता है? अच्छा, मैं तो रिकमेंड करता ही नहीं हूँ कि आप एमसीक्यूज़ की बुक लें। उसकी वजह ये है कि जब आप एमसीक्यूज़ की बुक ले लेते हैं तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के ऊपर होता है। ठीक है, तैयारी आपकी पीछे रह जाती है। जब आप डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ते हैं कोई भी, जैसे जो मैंने किताबें बताई हैं, डिस्क्रिप्टिव लेवल पे जब आप तैयारी करते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरा यह है कि डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाती है। ठीक, सही। और ये भी होता है कि समटाइम अगर हमने सिर्फ एमसीक्यूज़ को पढ़ा हो तो अगर हमें सिचुएशन आ जाती है, क्वेश्चन के अंदर कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई सिनेरियो आ जाता है कि इसको हाँ जी बताएं, तो अगर हमने उसको डिटेल में पढ़ा ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं लिए होंगे, तो वो वहाँ पर भी बंदा फंस जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, अगर हम इसको सम अप करना चाहें, एक तो आप बुक्स रिवाइज कर दें, एक और क्वेश्चन है उससे पहले मेरा, कि आपके ख्याल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पार्ट में से आते हैं साइकोलॉजी के, या किस सब्जेक्ट में से आते हैं? मेरे ख्याल में तो पेपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट वो बाज़ ज़्यादा दे देते हैं। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि पिछले पेपर्स में सोशल साइकोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आए थे। अभी एक रिसेंटली पेपर गुजरा है तो उसमें मुझे बता रहे थे कि स्टैट्स और रिसर्च से सवाल ज़्यादा वो मेरे तक भी बात पहुंची। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें डिसऑर्डर से रिलेटेड ज़्यादा आ जाता है, या स्कूल ऑफ थॉट्स या आपकी पर्सनैलिटी थेरीज से ज़्यादा आ जाता है। तो मेरे ख्याल में तैयारी आपने सारी चीज़ों की ही करनी है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये नहीं है कि आप कोई एक एरिया लेके बैठ जाएंगे, इसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, मैं इसकी तैयारी सिर्फ इसी की करके चला जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात मैं भी एक सेकंड करूँगा कि हमारा जो पेपर था ना, मैंने एक ही टाइम पे लेक्चरार के लिए भी अप्लाई किया हुआ था और एक साइकोलॉजिस्ट के लिए भी अप्लाई किया था।
जब हमारा लेक्चरार का टेस्ट हुआ है ना, तो उसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी ज़्यादा थी, हाँ, यानी कि क्लिनिकल वाला पार्ट ज़्यादा था। ज़्यादा था। तो हमें ऐसे लग रहा था कि यार ये तो साइकोलॉजिस्ट का पेपर है। साइकोलॉजी। अच्छा, अब मैं फिर साइकोलॉजिस्ट का पेपर देने गया हूँ ना सर, तो वो मुझे लग रहा था यार ये लेक्चरार का ये पेपर लेक्चर है। का वहाँ पर अब क्लिनिकल साइकोलॉजी को उस तरह से फोकस ही नहीं किया गया था। तो ये बात करने का मकसद ये है कि ये चीज़ क्लियर करना है कि आप किसी एक चीज़ को लेके या एक सब्जेक्ट को या एक पार्ट को लेके नहीं कह सकते कि यही आएगा। हो सकता है कि हम आपको सोशल साइकोलॉजी बोले, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछला पेपर सोशल साइकोलॉजी ज़्यादा था, बिल्कुल है। लेकिन अगली दफ़ा उसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी ज़्यादा आई पड़ी। ज़्यादा आ जाए। तो कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, आपको सारे सब्जेक्ट्स ही इक्वली करने पड़ते हैं। अच्छा सर, 2 चीज़ें हैं लास्ट में। एक तो आप बुक्स रिवाइज़ कर दें, जो आपके ख्याल में आपको लगती हैं बेहतर हैं, तो वो उनके नाम दोबारा से बता दें। एक तो सबसे पहले एबनॉर्मल साइकोलॉजी की किताब है कॉमर की, ठीक है। उसकी साइड इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, उसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो वो आपने पढ़ के जानी है। उसके बाद रिसर्च की जो बुक है शॉगनेसी की, अच्छा रिसर्च की बुक शॉगनेसी की इसलिए उसकी ग्लॉसरी में रिकमेंड करता हूँ कि उसमें टर्म्स हैं जो कि आम रूटीन में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, लेकिन वहाँ से आपको वो तैयार अच्छी हो जाती है। उससे उसके अलावा जो टेस्ट हैं डिफरेंट, यानी कोरिलेशन हो गया, टी टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, ये सारे कब हम इस्तेमाल करते हैं इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे कोई सिचुएशन दे दें, उसमें जैसे पूछ लेते हैं कि अच्छा इसमें से IV बता देंगे, ये बता दें, या फिर कोई 2 वेरिएबल्स दे के पूछ लेते हैं कि इस पे कौन सा टेस्ट लगेगा, अनोवा लगेगा या की टेस्ट लगेगा। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी की कोई भी किताब ले लें, ठीक है, उसकी ग्लॉसरी, उसके अंदर जो टर्म्स हैं उसको आपने क्लियर करना है। पूरी किताब इसलिए मैं नहीं कहता क्योंकि अब जैसे मैं नहीं हूँ सोशल साइकोलॉजी का, मैं क्लिनिकल का हूँ, तो मुझे उस तरह से शायद किताब पूरी पढ़ना अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं सोशल साइकोलॉजी की किताब की ग्लॉसरी लेके उसको फिर टर्म्स को सर्च करके डिफरेंट जगह से पढ़ सकता हूँ। ठीक है, थीम्स एंड वेरिएशन है वेन व्हीटन की किताब, इंट्रोडक्शन लेवल की है, वो अच्छी है। फिर मार्था लेली की मैंने किताब बताई है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, वो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें अडेप्ट किए गए हैं डिफरेंट टेक्स्ट डिफरेंट बुक से, तो उसने एक अच्छी तरह से देने की कोशिश की है हमें चीज़ों को। ठीक है, तो मेनली तो ये किताब है। उसके अलावा DSM के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें से बाज़ औक़ात वो पूछ लेते हैं कि जी इसका टाइम ड्यूरेशन बता दें, या कोई सिम्टम्स बता के वो पूछ लेंगे कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। तो DSM में से को तो आपने वैसे ही गो थ्रू करना है एक बार। ठीक है, तो और हाँ, पर्सनैलिटी थेरीज़ को आप अलहदा से खुद पढ़ें। ठीक है, जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स के लिहाज से, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में कौन लोग थे, उनकी अगर कोई थेरी है, तो फंक्शनलिज्म में कौन लोग थे। फिर अगर फ्राइड की जो थेरी है, फिर उसमें मतलब फ्राइड ने कौन कौन सा काम किया था, उसकी अगर कोई किताब है तो उस बारे में। देन न्यू फ्राइडियंस के बारे में, ठीक है, न्यू फ्राइडियंस में जितने भी लोग आते हैं अगर उन्होंने कोई थेरी दी है तो वो आपको पता होनी चाहिए। फिर कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट है, तो उसकी भी जितनी भी थेरीज हैं वो आपने देखी, यानी कि स्कूल ऑफ थॉट आप सारे कह रहे हैं, सारे उसके साथ ही, बल्कि आप थेरीज को अगर मिला लें डेवलपमेंटल और पर्सनैलिटी की, वो तो उसमें कवर हो ज़्यादा जाती हैं, वो उसमें ज़्यादा कवर हो जाती हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा सर, अगर इसको हम फाइनली सम अप करना चाहें कि मेजर टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा हिस्ट्री, स्कूल ऑफ थॉट्स में है हमारे, वो हिस्ट्री हो गया। उसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, रिसर्च, स्टैट, उसके बाद एबनॉर्मल साइकोलॉजी, और इसके अलावा सोशल साइकोलॉजी, इसके अलावा कोई और, अच्छा हेल्थ भी है, हेल्थ साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट इतने जो है वो बहुत डीप डाउन नहीं आते, बट है ज़रूर। ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी की भी जो मेन थेरीज हैं उसको आप देख लें। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल ये है कि मैंने तो नहीं ऑर्गेनाइजेशनल जैसे पढ़ी, तो उसमें से देखे हैं मैंने कि बाज़ औक़ात कुछ MCQs आ जाते हैं। ठीक है, तो यही मेजर टॉपिक थे, मेजर यही है। बाकी जब आप कंटेंट देखेंगे PMS और CSS का, तो उसमें सारी चीज़ें ही आपकी कवर हो जाती हैं, रिसर्च से लेकर स्कूल ऑफ थॉट से लेकर हिस्ट्री से लेकर ईच एंड एवरीथिंग उसमें आपकी आ जाती है। ठीक है, चलिए सर, मेरे ख्याल में अब हमारा जो कंप्लीट हो चुका है और हर तमाम क्वेश्चन हमने पूछ लिए हैं, तो आई होप कि आप लोगों को आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस इंटरव्यू के हवाले से, इस वीडियो के हवाले से। थैंक यू सो मच।